किताबों, संगीत और फिल्म की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम पंकज है। मैं एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और पोइट्री में भी शौक रखता हूँ। आज हमारे साथ इस राउंड टेबल में जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो एक बेहतरीन सिंगर हैं। सिडनी में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है। सो आइए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मीट अलंकार प्रियदर्शी और जाने उनकी जिंदगी के बारे में कुछ और बातें। और उनकी एक कॉन्सर्ट आ रही है मार्च के महीने में अगले साल। तो आइए जानते हैं कुछ उस कॉन्सर्ट के बारे में भी। अलंकार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है राउंड टेबल में। थैंक यू पंकज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी अलंकार भाई, थैंक यू हमारे राउंड टेबल पर आने के लिए। और विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम या बीटिंग बिहाइंड द बुश, हम थोड़ी बहुत झांकी लेना चाहेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। सो प्लीज हमें थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बताएं। हाँ, मैं शुरू से बताता हूँ आपको, बचपन से बताता हूँ। म्यूजिक कोई मुझे विरासत में नहीं मिला, बस थोड़ा बहुत जैसे बाकी सब लोग घर में सुनते हैं गाना, उसी तरीके से हमारे घर में भी माहौल था। मेरे फादर थे, वो रामलीला में रावण का रोल करते थे, तो उनको थोड़ी चौपाइयाँ वपाइयाँ याद थी, तो वो थोड़ा गा के सुनाते थे। फिर बचपन में मैंने कविताएं बहुत गाई हैं, तो मैं कविताएं गाता था। और रेडियो पे जैसे नॉर्मली सब लोग घरों में गाने सुनते हैं, वो मैं सारे सुनता था उस तरीके से। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर छोटे छोटे मौके मिले, कभी स्कूल में गया, कभी फिर कॉलेज से हमारे, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो कॉलेज में हमारे वहाँ प्रोग्राम्स होते थे, काफी अच्छे प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे। तो वहां से मेरा ये स्टार्ट हुआ म्यूजिक की जर्नी। तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लास, मतलब जब मैं कॉलेज में गया था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपना गाना लाइव बैंड पे गाया था, फर्स्ट टाइम लाइफ में। मुझे तब पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो ये है ना। फिर उसके बाद 3-4 साल वहाँ काफी सीरियसली म्यूजिक किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में काफी शोज वोज होते थे, तो वहाँ मैं कई सारे शोज में फिर मैंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद जब मैं जॉब करते करते साइड में ये भी चलता था, काफी कॉर्पोरेट वगैरह के लिए हम लोग प्रोग्राम भी करते थे, वो सब चलता था हमारा। फिर 2006 में जब मैं सिडनी आया, तो सिडनी में मैंने आके फिर ये सब स्टार्ट किया। यहाँ थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलता है, और प्रोग्राम्स भी पहले इतने नहीं होते थे, अब तो बहुत प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। तो मैं काफ़ी लोकल शोज में और इस तरीके से काफ़ी यहाँ पे गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि फिर मैंने अपना फेसबुक चैनल भी स्टार्ट किया। तो उस पर मैंने काफ़ी सारे गाने डाले धीरे धीरे। फिर मुझे लगा कि मैं अपना शो स्टार्ट करता हूँ, तो फिर मैंने अपना शो करना स्टार्ट किया, क्योंकि अपना शो आप करते हो उसमें आपको फ्रीडम मिलती है, जो आप चाहो कर सकते हो उस तरीके से। तो इस तरीके से बस यहाँ तक मैं आ पाया अभी तक। बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और जानकर काफी खुशी हुई कि ये आपकी अपनी जिद थी, यानी ये आपकी अपनी, जिसको कहते हैं कि स्वाध्याय। इंसान खुद से अभ्यास करता है और खुद से कुछ चीजें सीखता है। और कुछ चीजें नैसर्गिक भी होती हैं, नेचुरली मिलती है लोगों को एज अ गिफ्ट, और वो उसे आगे लेकर जाते हैं। तो जानकर खुशी हुई आपके बारे में। और मुझे क्या हुआ कि बाई चांस वो रेडियो चलता था ना, तो रेडियो में उस टाइम में गाने, बड़े अच्छे अच्छे गाने आते थे रफ़ी साहब के, क्योंकि आई एम 74 बॉर्न। तो 74 के टाइम में आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जानन जी, मदन मोहन साहब, आप सब सोचिए, सारे के सारे इन सब के गाने आते थे उस वक्त। तो वो सुन सुन के अच्छे गाने कान में जब जाते थे, फिर क्या होता था, मैं ट्यूशन जब जाता था, कभी केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स, तो साइकिल चला के जब मैं जाता था वहां पे, तो साइकिल चलाते चलाते गाने गुनगुनाते गुनगुनाते जोर जोर से, किसी की परवाह ना करते हुए, शोर मचाते हुए, सुबह 5 o'clock का ट्यूशन है आपका, खाली रोड पड़ा हुआ है आपका, आप गा रहे हो जोर से, योडलिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उस मजे, इस तरीके से मैंने म्यूजिक सीखा है सारा। मैंने कोई घर में बैठ के तानपुरा बंद कमरे में लेके ऐसे म्यूजिक नहीं सीखा मैंने। सुन सुन के मजे में गा गा के एंजॉय कर करके, उससे आपकी आवाज भी खुल जाती है, तो वो एक अलग ही मजा है सारा ना। तो ये सारा रहा है। ब्यूटीफुल हाँ, सॉरी। ब्यूटीफुल कर भाई, आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल तरीका है रिहर्सल्स करने का, रियाज करने का और प्रैक्टिस करने का। आवाज खुल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल। आपके शुरुआती इंस्पिरेशंस कौन थे अलंकार भाई? म्यूजिक में, जी। अच्छा मैं म्यूजिक में बताऊं, मुझे मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन किशोर कुमार साहब हैं, कौन मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, कौन मुकेश जी हैं। मैं सच बताऊं, 87 में किशोर दा का देहांत हुआ था। मैं उस वक्त शायद 5th क्लास में था, मैं शायद 5th या 6th क्लास में होऊंगा। 87 की बात है। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो लाइब्रेरी में वो पहले आती थी ना, चंपक नंदन, वो जो मैगजीन आती थी पहले, छोटी है ना, आजकल तो शायद नहीं आती हैं वो, धर्मयुग और वो सारी आती थी, तो वो लाइब्रेरी में हमारे मिलती थी हमको। तो उनके लास्ट पेज पे ना वो फिल्मों की वो न्यूज आती थी, है ना। तो वो वहां जाके मेरी हमेशा आती, मैं लास्ट पेज पे जाता था, स्पोर्ट्स का दिखता था या तो मैं, या फिर फिल्मों का दिखता था भाई क्या। तो वहां एक छोटे से कॉलम में था भाई, किशोर दा का देहांत हो गया। तो मुझे पता नहीं था, मुझे कहा, लगा कोई फिल्मों में कुछ होंगे, गाते होंगे। अच्छा, उनके गाने में बहुत सुनता था,
किशोर दा के गाने मैंने बहुत सुने थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि किशोर कुमार साहब है। तो इनिशियली मुझे किसी का पता नहीं था, बस मुझे गानों में मजा आता था, जिसका भी गाना अच्छा आ जाए तो वहीं से बस स्टार्टिंग हो गई। तो मैं, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता लगा, तो फिर मेरे बेसिकली जिनसे मैं इंस्पायर हुआ वो रफी साहब और किशोर दा, दो सिंगर है। मुझे लगता है बाकी सब सिंगर उन्हीं से निकले हुए हैं, है ना। तो यदि कोई उनको सही तरीके से गा लेगा तो फिर वो बाकी सिंगर्स को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकता है वो। तो रफी साहब और किशोर किशोर दा, इन दोनों के बारे में हाँ बात। हाँ जी, मेल में, मेल में। जी जी। देखिए, 50s और 60s मेरे ख्याल से गोल्डन एरा भी था फिल्मों का, भारतीय सिनेमा का। और इस दौरान बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया गया फिल्मों में, गीत बने। और इनका जो स्पिल ओवर इफेक्ट था वो 70 के दशक में था, और फिर 80 के दशक में भी आया। लेकिन गोल्डन एरा शायद बिल्कुल। मानते हैं 50 से 60 का। और आपने कहा कि आपके दो इंस्पिरेशंस रफी साहब और किशोर दा। मैं आपको पिछले मेरे ख्याल में 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, आपका वर्क सोशल मीडिया पे, अलंकार भाई। और मैंने नोटिस किया आपका एक पैटर्न कि आप अलग अलग सिंगर्स के गाने आप गाते हैं, रेंट करते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि आपका कोई, जैसे अभी आपने कहा कि रफी साहब और किशोर दा आपके फेवरेट थे, लेकिन आप गाने बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स के भी गाए हैं। तो आप अपनी थोड़ी प्रोसेस के बारे में लोगों को बताएंगे, या किस तरह से आप चयन करते हैं उन गानों का जो आप गाते हैं। गानों का मैं जब चयन करता हूँ तो मेरा एक ही क्राइटेरिया रहता है कि मुझे वो गाना खुद सुनने में मजा आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मुझे मजा आना चाहिए उसको सुनने में। सिंगर विंगर तो उसके बाद में देखता हूँ, वो सिंगर कोई भी हो। तो मैंने लगभग हर सिंगर के गाने डाले हुए हैं, चाहे वो किशोर कुमार साहब हो, चाहे वो रफी साहब हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे यशुदास हो, चाहे सुरेश वाडेकर जी हो, चाहे अरिजीत हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे के हो, चाहे शान हो, चाहे कोई भी हो। वो गाने मैं इसलिए नहीं डालता कि दिखाने के, मेरे को वो अच्छा लगता है कि ये वो गाने मेरे को अच्छे लगते हैं सुनने में। तो जब मैं उनको गाता हूँ तो फिर मुझे मजा आता है गाना गाने में, है ना। और दूसरा ये होता है कि टच वुड थोड़ा ऊपर वाले का वो है कि मैं ज्यादातर 90% गाने ऐसे होते हैं कि जो मैं गाता हूँ तो वो ठीक लग जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि गानों में क्या होता है कि टू बिकम ए वर्सेटाइल सिंगर, उसमें आपको क्या होता है, आपकी रेंज बहुत वाइड रेंज होनी चाहिए आपकी, कि आप नीचे भी अच्छा गाएं। क्योंकि देखो मिडिल रेंज में ज्यादातर लोग अच्छा गा लेते हैं, लोगों को प्रॉब्लम आती है थोड़ा नीचे जाने में या ऊपर जाने में। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर गा लेते हैं वो नीचे नहीं गा पाते, काफी लोग नीचे गा लेते हैं वो फिर ऊपर नहीं गा पाते। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सिंगर वो कंप्लीट सिंगर होता है, यदि आपको वर्सेटाइल बनना है तो आपको नीचे भी अच्छा गाना पड़ेगा और आपको ऊपर भी अच्छा गाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसलिए क्या होता है, जब रेंज आपकी दोनों जगह अच्छी हो तो फिर आप कोई भी गाना उठाएं वो फिर आप उसके साथ जस्टिस कर ही देते हैं नॉर्मली। और बड़े कंफर्टेबल वे में गाते हैं कि जब आप गाते हैं उसको तो खुद इंजॉय करते हैं तो सामने वाले को भी मजा आता है। क्योंकि सिंगर यदि खुद परेशान है गाते वक्त तो पब्लिक को लगता है ये तो बड़ा टेंशन में है इस वक्त, इसको बेचारे को दुख दिया है बहुत ज्यादा ना। तो जी, थैंक यू। जी, आप थोड़ा अपने पिछले कॉन्सर्ट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद कुछ झांकी अब अपने अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे में भी देंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल। लास्ट जो मैंने कॉन्सर्ट किया था वो 24 अप्रैल को किया था पायनियर, इसमें ड्यूरल में पैसिफिक आर्ट सेंटर में। तो उसमें मोर देन 450 लोग थे उसमें, और काफी अच्छा कॉन्सर्ट हुआ था वो, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर हुआ था वो। और वो क्या था कि मैं ध्यान है लास्ट टाइम तो कोविड की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो काफी बार पोस्टपोन भी हुआ वो कॉन्सर्ट, लेकिन फाइनली फिर हो गया। तो उस कॉन्सर्ट में भी ये था कि हमने जो गाने गाए वो बड़े मेलोडियस गाने थे, बहुत सारे किशोर दा के गाने थे, रफी साहब के गाने थे, जो गाने मुझे खुद पसंद है ना। जैसे मैं कॉन्सर्ट में मैं कोई थीम वगैरह नहीं रख के चलता, मैं काफी ओपन रखता हूँ उसको, जिससे कि मुझे एटलीस्ट फ्रीडम रहे कि मैं कुछ भी कोई भी गाना चूज कर सकूँ उसमें। जो भी गाना मुझे लग रहा है कि भाई ये मुझे गाना चाहिए तो मैं फिर उसको रख लेता हूँ कॉन्सर्ट में, चाहे वो किसी भी सिंगर का हो। तो लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया। अच्छा, उसकी हाईलाइट एक गाना था जो मैंने सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे परफॉर्म किया था। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, ये हकीकत फिल्म का गाना है जो रफी साहब ने गाया है गाना। और ये मैंने एक वॉलन प्लेयर है अपने सूरज, बहुत अच्छा वॉलन प्ले करते हैं, वो इस कॉन्सर्ट में भी है हमारे साथ, और वो अपने भाई सागर के साथ हमारे साथ प्ले कर रहे हैं, वो दोनों हैं इसमें। तो वो मैंने गाना गाया था सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे। बड़ा मुश्किल होता है कि बिना किसी सपोर्ट के आप सुर में रह के उसको गाएं गाने को, तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया वो गाना, मैंने अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर किया हुआ है, तो किसी को सुनना हो तो वहां जाके भी वो सुन सकते हैं। तो अब इस साल फिर मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। लास्ट वाला प्रोग्राम जो था वो मैंने ट्रैक पे किया था, सिर्फ ये वाला गाना था जो मैंने एक वॉल्यूम पे परफॉर्म किया था। और एक गाना और था, एक प्यार का नगमा है, वो भी मैंने किया था, दो गाने थे। अच्छा, इस साल जो प्रोग्राम है वो मैं लाइव बैंड पे कर रहा हूँ अभी,
वो सिम्फनी बैंड जैसे काफी बड़ा बैंड है, एटलीस्ट 14-15 म्यूजिशियन उसमें होंगे। नॉर्मली सिडनी में मैंने, अब पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि लोकल शो में इतना बड़ा बैंड कहीं हो, मैंने नहीं देखा आज तक, कि जिसमें वॉयलिन प्लेयर भी हो और उसमें फ्लूट प्लेयर भी हो और उसमें परकशन में 4-4 5-5 लोग, परकशन मतलब जो रिदम प्लेयर होते हैं, कॉन्गो, ड्रम, ढोलक, ये वो सब एक साथ आए, ऑक्टोपैड, ये वो सारा है ना, बेस गिटार, कीबोर्ड, सब एवरीथिंग इज देयर। तो उसमें लगभग 14-15 के आसपास म्यूजिशियन है इसमें टोटल। और इसमें हर सेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें लाइट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जब गाने के हिसाब से लाइट्स होनी चाहिए, कि कोई गाना सॉफ्ट गाना है तो लाइट भी उसी हिसाब से चलनी चाहिए, कोई थोड़ा डिस्को गाना है तो लाइट भी थोड़ा फंकी है, थोड़ा उस हिसाब से ना वैसे लाइट्स चलनी चाहिए। वो क्योंकि लाइट्स का आपके माइंड पे असर होता है। सॉन्ग सिलेक्शन जो हमने किए हैं, जो सिंगर्स का जो मैंने चयन किया है, उनके हिसाब से फिर मैंने गाने चूज करके सबको दिए हैं कि जो जिसकी आवाज पे अच्छा लगे, उनकी रेंज देख के, उनके मॉड्यूलेशन, उनके गले के देख के, उनकी आवाजों के वो देख के, है ना, कि भाई कौन सा गाना किस पे अच्छा लगेगा। क्योंकि हर गाने के लिए कुछ आप में एक एक होता है कि इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी आवाज के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो कि, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि भाई जो गाना बनता था, अब तो कोई भी सिंगर कुछ भी गाता है, अब आजकल का भी ये जमाना बहुत अलग है, इसलिए गाने चलते भी नहीं है आजकल। कोई गाना आता है, एक हफ्ता को सुनता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कहाँ गाना आया, कहाँ चला गया। लेकिन पहले जब अच्छा काम होता था, अभी भी अच्छा होता है, बट अब थोड़ा उस लेवल से यदि मैं कंपेयर करूँ, थोड़ा मुश्किल है आजकल। तो पहले क्या होता था कि जो गाना, मान लो कोई गाना किशोर दा को मिलना है, तो वो किशोर दा की आवाज पे जो सूट होता है तो वो किशोर दा को ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा। जो मुकेश जी के पास जाना है ना, जैसे वो गाना कौन सा, सुहानी चांद, अब ये गाना किशोर दा को नहीं मिला, ये गाना मुकेश जी की आवाज पे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक, जैसे मिलन का गाना है, सावन का महीना, है ना, तो ये गाना है, अब ये आप किशोरदा को दोगे तो वो इतना जमेगा नहीं। लेकिन प्यार मांगा है तुम्ही से, ये किशोरदा पे अच्छा लगेगा। तो उस तरीके से ना देखते थे भाई कि ये इस पे अच्छा है, वो उस पे अच्छा है। तो सॉन्ग सिलेक्शन मैंने उसी तरीके से किया है कि जो सिंगर्स की आवाज में अच्छा लगे, है ना, उस तरीके से सारा सॉन्ग सिलेक्शन किया है। फिर साउंड पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इसमें, बहुत काम कर रहे हैं साउंड पे। इस बार जो मतलब हम लोग जो ये जो स्पीकर्स वगैरह और बहुत जो सब वूफर, जो माइक्रोफोन जो हम यूज कर रहे हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज तक लोकल शो में किसी ने यूज नहीं किए होंगे। उस हाई क्वालिटी के हैं ये लोग, मतलब हाई क्वालिटी की चीजें हैं सारा का सारा। मतलब जस्ट मैं इन चीजों को रेंट कर रहा हूँ ना, मुझे मतलब बहुत एक्सपेंसिव ये चीजें पड़ेंगी, बहुत ज्यादा। और लोकल शो की उतनी कॉस्ट ही नहीं होती, तो ये है लोकल शो, बट ये हम लोग कर इंटरनेशनल शो की तरह रहे, बिल्कुल उसकी तरह, सारा का सारा, सारा जितना भी साउंड वाउंड जो भी है, सब कुछ उसके, लाइट्स वाइट्स ये वो सब उसकी तरह है सारा का सारा। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को मजा आएगा, बहुत मजा आएगा लोगों को ना, जब कॉन्सर्ट में आएंगे लोग तो ये सब चीजें मिलेंगी उनको देखने को। ब्यूटीफुल अलंकार भाई, थैंक यू सो मच। आपने कुछ वर्सेटाइल रेंज के बारे में भी कुछ चर्चा किया था, आप उसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएंगे? हाँ, इसमें क्या है कि देखो पंकज, मैं इस शो में ना, मैंने लास्ट शो में भी किया था, इस शो में भी है कि मैं लगभग हर सिंगर को कवर कर रहा हूँ शो में। कि इसमें किशोरदा के गाने भी हैं, इसमें रफ़ी साहब के गाने भी हैं, इसमें अपने यशोदास जी के गाने भी हैं, इसमें मतलब सोनू निगम जी के गाने भी हैं, इसमें जो भी सिंगर है ना, यू नेम इट, और उनके गाने हैं। नॉर्मली उदित नारायण जी का गाना है, कुमार शानू जी के गाना है, सबके गाने हैं इसमें। तो और उस उनका भी ये नहीं कि एक ही मूड का गाना है, उनके उनके अलग अलग तरीके के गाने हैं। जैसे किशोर दा का सिर्फ ये कि जैसे कुछ लोग गाते हैं तो सिर्फ सैड सैड गाने ही गाते हैं किशोर दा के, कुछ लोग गाते हैं वो मस्ती भरे गाने ही गाते हैं। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं सिंगर्स के अलग अलग मूड के गाने उनके पकड़ूं मैं, और अलग अलग सिंगर्स के गाने गाऊं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है ना। तो लोग, अब ज्यादा तो लोग वहां जब आएंगे, जब वो सुनेंगे खुद कि भाई कैसे ये सब होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होता है, फिर जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ उसको, तो उसमें टिकट्स भी आपको बेचने हैं, फिर आपको इसमें स्पॉन्सरशिप भी लेके आनी है, फिर आपको केटरिंग का भी देखना है, फिर आपको क्लीनिंग भी देखनी है, फिर वो सारा काम खुद ही करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको गाना भी गाना है, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, ये बहुत ज्यादा आप पे वर्कलोड हो जाता है। लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट डिलीवर करूँ मैं, और लोगों को थोड़ा सा मजा आए और लोगों की शाम अच्छी गुजरे, है ना। जी, मेरे ख्याल में लोकली हम सबको ये इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि एक लोकल आर्टिस्ट किस तरह के चैलेंजेस या स्ट्रगल से गुजरता है, वो चाहे गाना बनाना हो या कोई कॉन्सर्ट करना हो या कोई कहानी बनानी हो या कोई फिल्म बनानी हो। और हम हमें एक दूसरे को सपोर्ट कर कर ही हम इन चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं सक्सेसफुली। और और यही लोकल आर्टिस्ट इवेंचुअली
नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन जाते हैं, इस प्यार से, इस मोहब्बत से और इस एक दूसरे का साथ देने से। तो यहाँ पर लोगों से विनती है, गुजारिश है कि इस कॉन्सर्ट को बहुत ज्यादा प्यार दें। कि देखो, मेरा हमेशा मेरी सोच ये रही है कि मैं जस्ट बिकॉज आई एम ए लोकल आर्टिस्ट, है ना, मैं उस सिर्फ उसी उस पे मैं सपोर्ट नहीं चाहता लोगों से। मैं काम के बेसिस पे सपोर्ट चाहता हूँ कि आप आए हमारे शो में और हमारा काम देखें, है ना। फॉरगेट अबाउट कि मैं लोकल हूँ इंटरनेशनल हूँ क्या है, आप मुझे कुछ ना देखें, मुझे सिर्फ आप ये जज करें कि भाई ये आर्टिस्ट है और उसका काम कैसा है। यदि आपको काम अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट करें, और काम आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल सपोर्ट ना करें आप, है ना। जस्ट बिकॉज आई एम ए लोकल आर्टिस्ट, यदि मुझे गाना नहीं आता है तो मैं किस बात का सपोर्ट लोगों से मांगू। यदि मुझे अपना काम ही नहीं आता है तो, है ना, मुझे काम तो आना चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को ही बोलता हूँ भाई आप आए, एक बार आए एटलीस्ट, और हमारा काम देखें। और आपको काम अच्छा नहीं लगता है तो आप नेक्स्ट टाइम ना आए, है ना। तो ये गारंटी कि काम अच्छा लगेगा आपको जब आप हॉल में आएंगे, तो काम की गारंटी मैं देता हूँ लोगों को कि काम शानदार होगा बिल्कुल। उसमें भूल जाएंगे लोग कि ये लोकल है कि इंटरनेशनल है क्या है ना। तो काम से आप सपोर्ट करें, यदि काम अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, काम अच्छा नहीं लगता तो ना करें, बिल्कुल ना करें सपोर्ट। जी, ब्यूटीफुल अलंकार भाई। ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो कि अपने कला को लेकर बिल्कुल जागरूक होते हैं, या फिर जो कड़ी परिश्रम करते हैं। तो ये दोनों गुण आप में हैं, ये मैं जानता हूँ। सो मेरी बहुत सारी बधाई थैंक यू। और शुभकामनाएं आपको। आपका कोई और वीडियो का कोई मैसेज है आपके लिसनर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए? नहीं, मैसेज बस ये है, बस आप लोग आए और काम देखें हमारा, और मेहनत तो हम लोगों ने बहुत की है। और अब वैसे तो ये शो काफ़ी हद तक अब सोल्ड आउट ही होने वाला है। तुम्हें मालूम है, जो टिकट्स अपडेट जो मैं डालता रहता हूँ फेसबुक पे, तो बहुत कम टिकट्स हैं जो बचे हुए हैं। तो अब कुछ दिन में तो शायद हम सेल वगैरह भी स्टॉप ही करने वाले, टिकट सेल स्टॉप ही करने वाले, क्योंकि सच में अब कुछ बचा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मुश्किल से शायद, मेरे को अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन शायद एक एक दो दो टिकट या इस तरीके से कुछ बचे हुए हैं। और एक दो कैटेगरी में शायद 5-10 टिकट हैं, और 40 वाली जो कैटेगरी उसमें शायद 40-45 ऐसे कुछ होंगे। आज भी कई सारे टिकट निकल गए, तो मैं काउंट करूंगा अभी कितने रह रहे हैं अभी। तो मतलब वही है कि जितने लोग आएंगे, एटलीस्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब वो लोग शो देख के जाएंगे तो अपने साथ 3-3 लोगों को एक्स्ट्रा लेके आएंगे फिर अगले शो में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अलंकार भाई। जाते जाते दो गुजारिश करूंगा। एक, मेंटल हेल्थ पर आपका क्या विचार है? आप किस तरह से मेंटल हेल्थ को देखते हैं? उसके लिए कोई अगर मैसेज हो तो आप जरूर दें। और जाते जाते एक अपनी खूबसूरत आवाज में कोई गीत हमें सुनाएं। नहीं, मेंटल हेल्थ का तो देखो पंकज, ये कि सबको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और वो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप फिजिकली और मेंटली यदि आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर जिंदगी का जो प्रेशर है वो कैसे आप झेलेंगे, है ना। वो तो बहुत ज़रूरी है आपको कि मेंटली भी फिट रहें, फिजिकली भी फिट रहें आप, है ना। मुझे भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं भी इस शो से पहले कि फिजिकली फिट हो स्टेज पे जाने से बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गाना नहीं गा सकते, आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है ना। तो वो सच बात एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वो सच्ची बात है। तो मेंटली भी आपको फिट होना चाहिए ऑब्वियसली। तो मेंटली फिट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जब आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो आप मेंटली फिट होंगे, है ना। तो हमारे शो में ज्यादा से ज्यादा आए तो वो भी आपको, क्योंकि संगीत तो देखो आपको खुशी देता है। संगीत आपको खुशी देता है, आपको आपको मतलब आप जब सुकून से घर में बैठते हैं गाना सुनते हैं तो आपकी वो मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। उस वक्त आप सब कुछ भूल भाल के आंख बंद करके और आप एक गाना सुनते हैं, वो 5 मिनट की जो मेलोडी होती है ना, वो आपको इतना मजा देती है कि आपको वो शायद पैसे से नहीं मिलेगी आपको वो मजा आपको, है ना। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और अपना बिल्कुल, ध्यान थैंक यू। रखें। बिल्कुल अलंकार भाई, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अपनी खूबसूरत आवाज में कोई गीत हमारे दर्शकों और लिसनर्स को सुनाए प्लीज। यार अभी तो दिमाग में, चलो मैं आपको, आपने मुझे बोला था जिंदगी वर्ड पे आप गाना सुनना चाहते हैं ना। हाँ जी, जिंदगी, मैंने एक फिल्म बनाई है जिंदगी दोबारा, मेंस मेंटल हेल्थ पर है, ओके। हिंदी में है। मैं हमेशा ना गाने में एक चीज का ध्यान रखता हूँ कि जो पोइट्री है उसको मैं फॉलो करके गाऊं हमेशा, है ना। उसको ध्यान, उसी से इमोशन आता है ना। एब्सोल्युटली, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत बहुत जरूरी जरूरी। है। यदि गाने में आपके इमोशन नहीं है तो फिर गाने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल सही बात वो है। फिर आप वो फिर आप नहीं तो वो तो टेक्निक आप डिलीवर करते हो उधर से उधर, अदरवाइज तो, है ना। तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए इमोशन बहुत जरूरी है। तो मैंने गाना मैं गाता हूँ जिंदगी, जिसमें वर्ड है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, है ना। मैं थैंक इसमें यू। आपको बताऊंगा जगह जगह कि कैसे इमोशन इसमें मैं डाल रहा हूँ, है ना। प्लीज। जिंदगी के सफर में
गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब इसमें देखिए आता है फूल खिलते हैं, फूल को प्यार से बोलना पड़ेगा आपको, है ना। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो बहारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है अलंकार भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रेडिएशन था। कार्यक्रम इस शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू अलंकार भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया। अलंकार भाई की गायकी और उनका कॉन्सर्ट, ये हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप इसे चेकआउट करें। इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।